चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारत ने पड़ोसी देशों को स्वदेशी कोविड वैक्सीन की खेप भेजने का काम किया शुरू। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत जारी। और गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव आज मनाया जा रहा है धार्मिक हर्षोल्लास के साथ। अब समाचार विस्तार से। भारत आज से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति आरंभ कर दी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका टीकों का भंडारण आसानी से किया जा सकता है और भारत की आने वाली दिनों में इन टीकों की लाखों खुराकें निर्यात करने की योजना है। आज मुंबई से कोविशील्ड वैक्सीन भूटान के लिए रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को एक पुराने सहयोगी देश के नाते बड़े सम्मान से देखा जाता है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं। इनके जवाब में और टीकों के उत्पादन के बारे में भारत की वचनबद्धता के अनुसार तथा कोविड महामारी से निपटने में समूची मानवता की मदद करने की अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति आज से शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अन्य देशों में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों, कोविड के उपचार में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अधिक जोखिम वाले लोगों को टीका दिया जा रहा है। घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले समय में कोविड टीकों को अपने सहयोगी देशों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाएगा। विदेशों को टीकों की आपूर्ति करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू टीका निर्माताओं के पास देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रहे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में एक वेबिनार का आयोजन करवाया गया। वेबिनार के दौरान देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में निर्मित 2 वैक्सीन पर चर्चा की गई। साथ ही वैक्सीनेशन के संबंध में फैलाए जा रहे झूठ पर वेबिनार से जुड़े एक्सपर्ट द्वारा तथ्य सामने लाए गए हैं। वेबिनार के दौरान अनुज चांडक, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़, एक्सपर्ट्स और माहिर डॉक्टर्स शामिल रहे। देश में कोविड से अब तक 1,02,45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर 96.70% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,283 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस दौरान लगभग 17,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है और यह संख्या 2 लाख से नीचे रह गई है। इस समय 1,97,000 लोग संक्रमित हैं, जो लगभग 1.86% के आसपास हैं। इनमें से लगभग 60% लोग अपने घरों में क्वारंटीन हैं और उनमें कोविड के मामूली लक्षण हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण भाव से काम किए जाने से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर में कमी आई है और यह अभी 1.44% है। केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में हो रही है। 15 जनवरी को हुए 9वें दौर की बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान संगठनों से अपने अनौपचारिक समूह बनाने और अपनी मांगों के बारे में सरकार को मसौदा देने के लिए कहा गया है। श्री तोमर ने कहा था कि सरकार सर्दियों में आंदोलनकारी किसानों को लेकर चिंतित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से जल्दी ही कोई समाधान निकल जाएगा। विभिन्न किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र द्वारा हाल ही में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। किसानों द्वारा तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कानूनों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत जारी थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में किसानों से बातचीत हो रही है।
आज उच्चतम न्यायालय के किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित की जाने वाली ट्रैक्टर रैली के संबंध में डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अमन कानून का मामला है और इस संबंध में पुलिस ने निर्धारित करना है कि किसको आने देना है या किसको नहीं। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। पुलिस को इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि आंदोलनकारी किसान संगठन गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली आयोजित करने की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में वाहनों को लोगों के आने से दिल्ली में समस्या बन जाएगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायालय दिल्ली में किसी के आने को नहीं रोक सकती और देश के नागरिकों का कहीं भी जाने का अधिकार है। अधिसूचित 3 कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की कल पहली बैठक हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुलाटी, शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत और साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में किसानों, किसान संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले 2 महीने में अपनी सिफारिशें देने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री घनवत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति ने नए कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों और किसान संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी संगठनों जैसे अन्य संबद्ध पक्षों के साथ भी विमर्श करेगी। इसके लिए समिति किसान यूनियनों और संगठनों को कृषि कानूनों के बारे में बातचीत के लिए आमंत्रित कर उनके विचार जानेगी। कोई भी किसान बहुत जल्द गठित किए जाने वाले वेब पोर्टल पर भी अपने विचार समिति को भेज सकता है। समिति इस संबंध में सभी संबद्ध पक्षों की राय जानने को उत्सुक है ताकि उनके आधार पर अपनी सिफारिशें सरकार को दे सके। उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें निश्चित रूप से भारत के किसानों के हित में होंगी। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल को समाप्त होगा। इस भाग में 21 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दिशा निर्देशों के मद्देनजर बैठने की व्यवस्था की गई है। श्री बिरला ने बताया कि राज्यसभा सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म स्थल पटना साहिब में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में गुरुद्वारों को आकर्षित व मनमोहक ढंग से सजाया गया है। आज बहुत से स्थानों पर गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का आयोजन किया गया। अब गुरुद्वारों में अखंड कीर्तन चल रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म आज के ही दिन 1666 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। गुरु जी ने श्री अनंतपुर साहिब में 1699 में खालसा पंथ की संरचना की। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में आए विभिन्न जातियों में से आए 5 श्रद्धालुओं को 5 प्यारे के तौर पर चुना। उन्होंने खालसा पंथ की संरचना से देश की एकता व अखंडता का संदेश देते हुए समाज को जाति के बंधनों से मुक्त किया। चंडीगढ़ में भी सभी गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। चंडीगढ़ के निकट पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब में आज सुबह से ही संगत जुड़ी हुई है। सिख बुद्धिजीवियों द्वारा गुरुजी के फलसफे का वर्णन करके युवा वर्ग को गुरुजी की शिक्षाओं की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले कल और परसों बहुत से स्थानों पर नगर कीर्तन सजाए गए, जिसमें संगतों ने भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। गुरुजी ने जीवन भर समाज से मानवता समानता के लिए लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन न्यायपूर्ण समाज गठित करने के लिए समर्पित था। श्री मोदी ने कहा कि गुरु जी का जीवन भर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना और जैविक खाद का करने की व्यवस्था की जाएगी। चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने गौ सेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया है कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए
गौशालाओं में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाए ताकि बागवानी विभाग इस जैविक खाद को खरीद सके। इससे जहां जैविक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा, वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर में लगभग 624 गौशालाएं हैं, जिनमें 4,50,000 गौवंश का पालन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 335 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाए गए तथा दूसरे चरण में 225 गौशालाओं में प्लांट लगाए जाएंगे। बैठक के दौरान मंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में उनकी क्षमता के अनुसार रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं का जायजा लिया जाए। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। सेक्टर 19 में सड़क के किनारे कपड़ा बेचकर रोटी रोजी कमाने वाले विक्रम अरोड़ा को भी लॉकडाउन का बहुत नुकसान हुआ तथा उसका कामकाज बंद होने से आमदन का साधन भी नहीं रहा था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करके उसने फिर से अपना काम शुरू किया है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। हमें लॉकडाउन करके थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी। सरकार ने हमें 10,000 का लोन उपलब्ध करवाया, इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करते हैं कि हमें और ऐसा लोन करवाए। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।